अगर मैं बात करूं यहाँ पे US30 की, तो US30 का अगर आप देखेंगे तो लगातार US30 बाई की तरफ जा रहा है। US30 का डायरेक्शन बना हुआ है, ओवरऑल जो डायरेक्शन है US30 का वो कहाँ का है, बाई की तरफ का है। तो जब कभी भी अगर कोई भी मार्केट अगर एक तरफा मूवमेंट जा रहा है तो हमें एक चीज समझना है कि हमें ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या ढूंढना है, बाई की ट्रेड को ढूंढना है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, इसके पहले भी वीडियो के अंदर मैंने इसका डिस्कशन किया था यहाँ पे, और ये जो स्ट्रेटेजी है हर टाइम फ्रेम पे काम कर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे US30 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेम इस जगह पे 1 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही थोड़ा सा मैं अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम आता हूँ थोड़ा सा, तो आप देखेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ था। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ था। मार्केट यहाँ पे आई है, सिर्फ इस डिमांड जोन को देखिए, प्रॉपर इसने मार्केट ने क्या किया है, फॉलो किया हुआ है। जब ट्रेडिंग सेशन जब स्टार्ट होता है US30 का, देखिए प्रॉपर इसको मार्केट ने टैप किया और यहीं से मार्केट देखिए रॉकेट की तरह अभी तक यह मार्केट कहां पे जा रहा है, देख रहे हैं आप, अभी तक यह मार्केट लगातार बाई की तरफ यह मार्केट चलता हुआ चला जाए। बीच बीच में जैसे क्या होता है, बीच बीच में इस मार्केट के अंदर जोन बनते हुए रहते हैं ना, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, दोनों जोन बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें वहां पे समझना है कि जो ओवरऑल जो मार्केट का डायरेक्शन है उसी ट्रेंड में हमें चलना है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ था इस जगह पे, लेकिन ये सप्लाई जोन अभी यहाँ पे काम नहीं किया, इस जगह पे काम नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्या था, ये एक अपोजिशन जोन था। लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसके थोड़े से पीछे, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस सप्लाई जोन की बात करूं, देखिए छोटे टाइम फ्रेम में ना, बड़े टाइम फ्रेम का मोमेंट उसका क्या था, ओवरऑल बुलिश का है। लेकिन अगर मैं इस सप्लाई जोन की बात करूं, यहाँ पर इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये प्रॉपर देखिए, ये प्रॉपर क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट गिरी है, इस जोन से मार्केट गिरी। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे मैं लेके जाऊंगा, यहाँ पे चीजें आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी। आप देखिए इस जोन से मेरा सप्लाई जोन था, जितना छोटा टाइम फ्रेम आप लेके जाते हैं उतना ज्यादा हमें थोड़े से रूल्स लगाने पड़ते हैं ना। डिमांड एंड सप्लाई के अंदर स्टॉक के रूल्स अलग होते हैं, कमोडिटी के अंदर कमोडिटी के रूल्स अलग होते हैं, करेंसी के अंदर करेंसी के रूल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। मिनिमम हम लोग 1:5 यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं अभी यहीं पे बात करूं, मैं इस ट्रेड को अभी यहाँ पे देख रहा था इस जगह पे, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आऊंगा तो आप देखेंगे एक 30 मिनट का सप्लाई जोन यहाँ पे बना हुआ था। अभी देखिए आप, मार्केट का डायरेक्शन तो बाई की तरफ है, लेकिन अगर ये सप्लाई जोन, मैं बोलता हूँ अगर ये सप्लाई जोन यहाँ पे बना हुआ था, ये सप्लाई जोन, अगर इस सप्लाई जोन पे अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता, मान लीजिए अगर मैं ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट करता, दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरा जोन था यहाँ पे, ये कैंडल, इसी कैंडल के ऊपर का ये मेरा SL है। ये जो कैंडल दिख रही है इसी कैंडल के ऊपर का ही SL होता है, ठीक है। अब अगर मैं ट्रेड को देखता हूँ तो ट्रेड मेरा कितना आया है, ये ट्रेड अगर मैं इस ट्रेड को टारगेट भी करता तो मिनिमम 1:5 मैं टारगेट करता, बट ये मेरा अपोजिशन वाला ट्रेड है ना, जिसको हम काउंटर ट्रेड कहते हैं। ये अपोजिशन वाला जोन बना हुआ है, सप्लाई जोन बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे टारगेट होते हैं वो थोड़े से दिक्कत होता है टारगेट के अंदर ना, क्योंकि ये मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ। अगर छोटे टाइम फ्रेम में बनेगा तो वो टारगेट आपका 100% हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये ट्रेड अगर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम को भी देख के अगर मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, फिर भी ये ट्रेड 1:2.64 आया है। ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको सिखाया है कि अगर ट्रेड आपका 1:2 चले जाता है तो हमें क्या करना है, ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना है। जहां पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है वहां से आपको ट्रेड को क्या करना है, ब्रेक इवन कर देना है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, अगर ट्रेड हमारी रिवर्स होगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग निकल जाएंगे। तो ट्रेड मैनेजमेंट भी आपको समझना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, जैसे अगर आप US30 के अंदर एंटर हो भी रहे हैं तो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि US30 के अंदर एंटर कब होना है ना। कई लोगों का, जैसे आज ही एक लोगों से बात हो रही थी, सुबह एक लोगों का, एक हमारे स्टूडेंट का फोन आया था, वो एक चीज बोल रहे थे कि सर मैं चार्ट मार्क करता हूँ, वहां पे 2-3 POI एरिया बनता है और मैं उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे किस POI एरिया पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये सवाल आप लोगों के भी दिमाग में होगा, 2-3 POI एरिया आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किस POI एरिया पे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं। तो मैंने ये चीजें आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया है, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या देखना है। आप जिस भी करेंसी पेयर के अंदर, ठीक है, आप ट्रेड कर रहे हो, आप उसका सेशन देख लो। सेशन क्या, उस पेयर का सेशन
चालू है क्या? अगर सेशन नहीं चालू है तो सेशन का वेट करिए। आप क्या करेंगे? सेशन का वेट करेंगे। जब वो सेशन आएगा तब आप उसके अंदर ट्रेड करिए। तो उस सेशन के दौरान अभी क्या होगा कि मान लीजिए अगर 3 POI एरिया बना हुआ है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए अगर जैसे यूरो USD का या हम बात करें, ठीक है, या चलिए अभी आपके सामने US30 दिख रहा है तो मैं US30 की ही मैं बात कर लेता हूँ। तो US30 के अंदर जो मूवमेंट होगा वो कब होगा, कौन से सेशन में होगा, आप कमेंट करके बताइएगा थोड़ा सा, इससे मुझे पता चले कि आपको पास क्या बेसिक नॉलेज है कि नहीं है ना। तो US30 का जो सेशन स्टार्ट होता है वो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर होता है। तो आप अगर US30 के मोमेंट को देखना है तो अभी विंटर जोन स्टार्ट हो गया है। समर जोन के अंदर आपने देखा होगा US30 के अंदर 7 बजे मोमेंट बहुत अच्छा होता था, लेकिन अभी इस समय विंटर जोन के अंदर 8 बजे आपको मोमेंट अच्छा दिख रहा होगा। जो लोगों को नहीं पता है तो आज ही आप रात को 8 बजे का मोमेंट जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ओवरऑल जो चीजें काम करती हैं यहाँ पे, जिस पेयर का जब सेशन होता है उस सेशन के दौरान जो है वो पेयर बहुत अच्छा काम करती है। ये तो मैंने अभी इंडेक्स के बारे में आपसे बात किया, फिर मैं कमोडिटी के बारे में आपसे बात कर रहा था कि किस तरीके से गोल्ड, देखिए यहाँ से भी लगातार गोल्ड बाई की तरफ जा रही है। और अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड में ट्रेड करने की बात करूँ तो आप दोपहर में 12:30 बजे के बाद से, मतलब जब फ्रैंकफर्ट सेशन स्टार्ट होता है तब से आप ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूशन आप कर सकते हो गोल्ड के अंदर। और अभी आप देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन मुझे मिल रहा है, अभी इसके बाद आप देखिएगा यहाँ से कि किस तरीके से ये गोल्ड रॉकेट बनेगा। ये गोल्ड किस तरीके से आप देखिएगा ऊपर की तरफ जाएगा ये, क्योंकि ये डायरेक्शन मुझे अभी ये यहाँ पे दे रहा है 15 मिनट में अभी दे रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो ये ऑलरेडी ये डायरेक्शन मुझे इसने यहाँ पे दे चुका हुआ है कि इसका मूवमेंट अभी कहाँ होना है, इसका मूवमेंट अभी बाई का होना है। ठीक है, अच्छा, कई लोगों का सवाल होता है कि सर क्या ये कमोडिटी के अंदर या इंडेक्स के अंदर ही काम करता है क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर मैं करेंसी पेयर की बात करूं तो आपके सामने ये AUD JPY का पेयर दिख रहा है। अगर मैं AUD JPY के पेयर की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे ये AUD JPY लगातार जो मूवमेंट हो रहा है ये इसका बाई का मूवमेंट हो रहा था, लगातार बाई का मूवमेंट हो रहा था। लेकिन ऐसा क्या रीजन है, जब ये मार्केट यहाँ तक आया तो यहीं से ये मूवमेंट हुआ। तो ये बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा कंफर्मेशन देखने की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सी, जब अगर आप ये कैंडल देख रहे हैं तो ये वो कैंडल है जो कि डिमांड जोन बना हुआ है, डिमांड का ये कैंडल काम कर रही है यहाँ पे। इसका डिटेल चीजें आने वाले सेशन में मैं आपके सामने पूरा का पूरा बताऊंगा, किस तरीके से काम करता है, कैसे, क्या साइंस है इसके पीछे। और इसके नीचे जो है हम लोग ये लगाते हैं SL स्टॉप लॉस, हमने यहाँ पे लगाया। और हम जो मिनिमम टारगेट करते हैं वो करते हैं 1:5 का। देखिए ये मंथली की ट्रेड है, समझ रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आऊंगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ जोन बने हुए, छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ये जोन बने हुए हैं, जिस जोन को लेने मार्केट जो है यहाँ पे जाएगी। तो आपको अगर हम टारगेट की बात करें, देखिए जैसे अभी यहाँ पे कुछ न कुछ चीजें थी जिसके वजह से मार्केट अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ये मार्केट का जो ओवरऑल अभी जो मोमेंट होना है वो मार्केट ऐसे जाने वाली है ऊपर की। ये AUD JPY की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये है यूरो NZ, ये भी एक पेयर है। मैंने एक चार्ट डिस्कशन के ऊपर एक बहुत पहले मैंने एक एनालाइज करके बताया था इसी यूरो NZD को। मैं उस वीडियो का मैं लिंक आपको आई बटन पे मैं दे देता हूँ, आप एक बार जाके चेक करिएगा, पीछे जाके चेक करिएगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने इस ट्रेड को एनालाइज करके बताया था और उसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। आप एक बार जाके थोड़ा सा समय निकाल के आप देखिएगा कि किस तरीके से इस 4 घंटे के मोमेंट पे इस यूरो NZD ने प्रॉपर, आप देखिए यहाँ पे 4 घंटे पे ये एक जोन बना हुआ था। मार्केट लगातार यहाँ से नीचे गिर रही थी, पर से आप देखिए मार्केट लगातार नीचे गिर रही थी। फिर इस जगह पे एक जोन बना और उस जोन को मार्केट ने जैसे ही मिटिगेट किया, अब आप देखिए यहाँ बड़े टाइम फ्रेम पे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग उस कैंडल की विक से ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। उसके बाद कोई भी कंफर्मेशन नहीं। 4 घंटे का टाइम फ्रेम की ट्रेड है तो 4 घंटे का ही कंफर्मेशन, बस उस कैंडल पे ट्रेड आई, उस कैंडल को मिटिगेट की, हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। और हमारा SL क्या होगा, SL हमारा उसी कैंडल का लो, ये हमारा SL होता है। लेकिन इस केस में ये SL इसके नीचे था, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि हमारा ये केस सेफर एशल था। और आप देखिए ये ट्रेड आई थी, ये जो ट्रेड एक्टिवेट हुई थी ये हुई थी 21 जून को यूरो एनजेडी। आप पीछे जाके वीडियो देखेंगे आप, तो इसका जो मैंने जो पहला टारगेट उसका बताया था वो इस जगह पे बताया था, इसका टारगेट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, क्योंकि ऑलमोस्ट ये टारगेट यहाँ पे पूरा कर देता। लेकिन अगर ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड है तो अगर मैं बताऊं, अगर कोई व्यक्ति इस ट्रेड के अंदर बना हुआ होता तो आप ये देखिए कि यहीं से सिर्फ इसी जगह से ये ट्रेड देखिए एकदम रॉकेट बन गया, रॉकेट। यहाँ से ये कहाँ तक गया आप देखिए। अगर मैं इसके मैं अगर प्राइस की बात करूं 1.74371 से यह मार्केट गया कहाँ पे 1.86496। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 1:38.5% का अकाउंट आपका ग्रोथ होता। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पिप वाइज बताऊं जिससे आपको समझ में आएगा, तो ये ट्रेड 1200 पिप का मोमेंट की। आप सोचिए सिर्फ इस जगह से यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हुई 1200 पिप का मोमेंट, एक बड़ा मोमेंट होता है ना। लेकिन शुरुआत में आप इतना बड़ा मोमेंट आप नहीं पकड़ पाएंगे, उसके पीछे रीजन है, बहुत सारे रीजन होते हैं। शुरुआत में आपको 1:3 1:5 लेके ही निकलना पड़ता है, बट डिमांड एंड सप्लाई के केस में मिनिमम हम लोग 1:5 का टारगेट करते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या सर, क्या सिर्फ ये ग्लोबल मार्केट के अंदर ही काम करता है क्या डिमांड एंड सप्लाई? ऐसी बात नहीं है।